हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर। तो देखिएगा, ये अगला पार्ट है। वीडियो कट हो गया तो उसमें देखिएगा। विकास में राज्यों की होनी चाहिए जिम्मेदारी। तो देखा जाए तो जब सत्ता का दुरुपयोग तो करते हैं, लेकिन राज्यों की राज क्या करते हैं, डेवलपमेंट यानी कि राज्य में विकास करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते। पता है इसमें क्या करते हैं राज्य? इसमें क्या करते, इतना करप्शन करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करप्शन करेंगे। बिजली का भुगतान देखा जाए तो जैसे किसानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब फ्री में जो बिजली प्रोवाइड कर दी जाती है ना, तो जितने भी इंडस्ट्री इलाका है उसके लिए बिजली कम हो जाती। दूसरी बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ज़मीन का लेन देन रहता, एक्विजिशन करने में जितने भी लैंड रिकॉर्ड रहते, तो इसमें क्या हेर फेर करके करप्शन कर दिया जाता है। तो इसके लेवल पर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ना, जिससे निवेश बढ़ावा मिल सके। जैसे ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहिए, बिजली प्रोवाइड करने का काम करना चाहिए। जैसे लैंड होल्डर या लैंड रिकॉर्ड से जितने भी लैंड रिकॉर्ड जितने, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ना दोस्त। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो डिस्क्रीज होना ही वो होना है, क्योंकि कोई भी पर्सन यहाँ यदि पर्सन ये घरेलू हो, डोमेस्टिक हो या फॉरेन कंट्री से कुछ कितनी भी इन्वेस्टमेंट जितने भी आएंगे, सबका कहीं ना कहीं अपना हित तो उसमें शामिल रहेगा ना। बिना हित के क्यों कोई डेवलपमेंट करेगा किसी प्लेस पर? तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होना चाहिए। और गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी होना चाहिए कि ज़मीन से रिलेटेड, लैंड होल्डर से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड पार्ट, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। लेबर को कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्किलफुल बनाना चाहिए, बेसिक प्रशिक्षण देना चाहिए। तीसरे नंबर जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होना चाहिए। अगला इसमें यह है कि स्केल मतलब कि उनका मापन भी बेहतर तरीके से होना चाहिए। और 6 नंबर का जो एलिमेंट आता है जिसको बोला जाता है परिवहन, परिवहन प्रोडक्शन, उत्पादन का काम, परिवहन भी इसी में आ जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता ना, तो इसके माध्यम से क्या करेगी गवर्नमेंट? तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में देखा जाए तो रेवड़ी बांटने का काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो रेवड़ी बांटने का काम जो गवर्नमेंट करते हैं, जिसके माध्यम से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ावा मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के माध्यम से ना तो इकोनॉमिक आर्थिक विकास होगा और ना ही किसी प्रकार से रोजगार का क्रिएशन होगा। इसीलिए जब ये ऑथर बताते हैं, प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम, इंडिया एट द रूट 100 पुस्तक के ऑथर हैं। तो इसके माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ऑथर बिल्कुल मतलब सरकार को जिम्मेदार बनाने के लिए, इसी के साथ जो लेखक के अनुसार जो बताया जाता कि इसमें लोगों की भी भागीदारी होना चाहिए। जैसे कि जब आम बजट आता तो सेंट्रल लेवल पर जब आम बजट आता तो उसकी चर्चा तो पूरे मीडिया में दिखाया जाता, लेकिन जब स्टेट के बजट आते किसी प्रकार से उसमें जैसे विधानसभा के सत्र चलते, विधानसभा के सत्र में किसी प्रकार के आम जनता के सवाल उसमें नहीं उठाए जाते, कि सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा सवाल उठाया जाना चाहिए ना। और सरकार तो देखा जाए तो डेमोक्रेसी तभी बेहतर रूप से काम कर सके जब सत्ता और जिम्मेदारी साथ साथ चले। यदि सत्ता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं, तो सरकार में कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में जितनी स्टेट गवर्नमेंट है सब में यही तो देखा जाता है। अभी गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि मतलब विधानसभा लेवल पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाना चाहिए ना, कि सरकार आखिरकार लोगों के लिए जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स जितना पेमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के हित में कितना काम कर रही है। अपने लिए तो करप्शन का काम कर, सबसे अच्छा करप्शन भाई भतीजा और नेपोटिज्म जो कॉन्सेप्ट चलता, लाल फीता सही। तो राइट, ये था हमारे आज मतलब 24 फरवरी सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल। और राष्ट्रीय सहारा में लिखता है कि कितना कारगर होगा सेंसर लगाना। तो देखिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी वर्तमान में क्या है, जो वर्तमान में जो काम कर रही है, पता है जैसे OTT प्लेटफॉर्म रहते हैं, तो ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या किया जाता है, जैसे पॉर्न वीडियो, अश्लील चित्रों का जितना भी पब्लिश किया जाता है, तो सेंसर लगाने से कितना क्या कारगर हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। सरकार को जितने भी डिजिटल कंटेंट है उसको मतलब मुझे तो लगता है सब कैटेगराइज करना चाहिए। जब सब कैटेगराइज इसमें करेंगे तो सब कैटेगराइज करके इसमें होना चाहिए कि एक लिमिटेड एज के बाद ही लोगों को कंटेंट देखना चाहिए। जैसे कि हमारी नापुंसक मानसिकता, जो मानसिक कुंठा भरा रहता है ना, उसको कंटेंट को देखने के लिए कहीं ना कहीं ये क्या बताते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा कि सरकार इसमें रेगुलेशन का काम करे। जब तक रेगुलेशन का काम नहीं करेगी तो अश्लील चित्र का प्रकाशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताया गया कि जो पता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट किसको फटकार लगाई,
सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट की आखिरकार कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे कानून लाए जिसके माध्यम से OTT प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं रेगुलेशन किया जाना चाहिए। यदि जब OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करेगी तो कहीं ना कहीं इसमें पोर्न वीडियो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिक का काम जितना चलता है इसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी ना। तो ये रहा, इसके माध्यम से OTT प्लेटफॉर्म क्या होंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे अश्लील चित्रों का जितना भी जैसे प्रसारण यानी पब्लिश करने का जो काम किया जाता है उसका रेगुलेशन देखा जाए तो IT एक्ट 2020 में है। जैसे उसकी धारा के तहत कहीं ना कहीं कंटेंट को तो ब्लैक करना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक करना चाहिए। जो IT नियम 2021 है उसके तहत आचार संहिता का पालन करना चाहिए जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है। ये भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कि नहीं कंपलसरी नहीं, बिल्कुल कंपलसरी मैंडेटरी होना चाहिए, इनको कंपलसरी होना चाहिए इनको पालन करना। जैसे कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना तो हर OTT प्लेटफॉर्म को कंपलसरी होना चाहिए। जैसे वर्तमान में चर्चा में इसलिए आ गया कि मैं सोचा रणबीर इलाहाबादी हैं उनके द्वारा कितना भी कंटेंट फैलाया जा रहा है। ये तो एक OTT प्लेटफॉर्म के एक पर्सन का भी ना आया नाम। सरकार को इसके माध्यम से देखा जाना, जैसे AI डीप फेक हो गया, इसके माध्यम से लोगों में तो जस्टिफाई कैसे हो सकेगा, राइट। तो इसको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना चाहिए। और अगला आर्टिकल है कि कैसे बढ़े राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने के लिए है विनोद नारायण के द्वारा देखा जाता। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत के देखिएगा कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में बोलते कि इंडिया को देखा जाए तो थर्ड नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहिए। अभी पता है पहले नंबर पर है कहाँ, अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर है जापान, चौथे नंबर पर अभी इंडिया है। तो इंडिया में देखा जाए तो 2.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच गई। शायद वर्तमान में देखा जाए तो 2.93 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इसमें सबसे सर्वाधिक योगदान पता है किसका, डिजिटल इकोनॉमी का। जब से इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी आया ना तो क्या है, लोगों के पास पैसा इतना तेज़ी से निकलना शुरू हो गया कि उसका लेन देन बढ़ गया। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो पता है कितना 24 ट्रिलियन इकोनॉमी है किसकी, अमेरिका की। जबकि चीन की कितनी है 18, और जापान की कितनी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और इंडिया की कितनी होना है वर्तमान में 2.93। जबकि इसको होना चाहिए पता है किसने, कम से कम मुझे लगता है 10 के आसपास होना चाहिए। अरे टोटल पॉपुलेशन में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या इंडिया की है, लेकिन सर्वाधिक योगदान किसका, अमेरिका का। पॉपुलेशन के साथ साथ ये भी है कि यहाँ मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं, रिसोर्स तो हर इंसान के हर कंट्री के पास उपलब्ध है। देखा जाए तो इंडिया के पास उपलब्ध है, लेकिन इंडिया के सामने एक चैलेंजेस ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किए जाते जिसके माध्यम से स्टार्टअप बढ़ सके। स्टार्टअप बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए। और उन्हीं में से देखा जाए तो जैसे इस एजुकेशन सिस्टम में इसमें चेंजेस करना चाहिए। एजुकेशन के सिस्टम के साथ साथ जैसे मेंटल हेल्थ पर, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग पर, तभी ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो सकेगा। जैसे वर्तमान में एक कंसेप्ट नहीं चलता जिसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन के माध्यम से क्या होता है, जितने भी हमारे बौद्धिक क्षमता वाले पर्सन होते इंडिया से पलायन हो जाते। इसको कंट्रोल करने के लिए जब सर्वाधिक मात्रा में जब ब्रेन ड्रेन पलायन हो जाएंगे तो मैं कहीं ना कहीं ये भी रिसर्च R&D का काम करने वाला जितने भी R&D एडवोकेट डॉक्टर रहते और स्पेस टेक्नोलॉजी, तो कहीं ना कहीं जैसे वर्तमान में देखा जाए तो नासा में मतलब मुझे तो लगता है 30 से 40% नासा में काम करने वाले इंडिया के व्यक्ति हैं। और धीरे धीरे इसके ये तो सही कि इसके माध्यम से क्या है, इंडिया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिसको बोला जाता कि रेमिटेंस की प्राप्ति में इंडिया के स्थान पहला आया था। लेकिन क्या है, दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भरता बढ़ जाएगी ना। वर्तमान में जैसे मैं जब चर्चा में ये चलता है कि वर्तमान में अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाए, वहाँ से जितने भी इंडिया डायस्पोरा को क्या करने मतलब भारत में भेज रही है। यदि आप इमेजिन करके देखिए, यदि इन फ्यूचर आगे चल के जितने भी कंट्री हैं सभी कंट्री के द्वारा जितने भी इंडिया डायस्पोरा है सभी कंट्री के द्वारा इंडिया डायस्पोरा को इंडिया में वापस भेजने का काम कर दिया जाए तो इंडिया में तो जनसंख्या भी जो 18% है तो फिर जाके 36% हो जाएगी। अभी इंडिया में जितनी जनसंख्या रहती है उसके उतनी % जनसंख्या विश्व के अलग अलग रीजनल क्षेत्रीय क्षेत्रों में निवास करती है। किसी भी कंट्री में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इसके माध्यम से क्या है, ब्रेन ड्रेन के माध्यम से प्रॉब्लम बढ़ती है। अब देखिएगा कि जैसे ब्रेन ड्रेन के माध्यम से और इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे एम्प्लॉयमेंट का जो जनरेट होता है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस ये आता है कि अलग अलग कल्चर होती है, अलग अलग कल्चर के माध्यम से उसमें मेंटल कन्फ्लिक्ट हो जाता। जैसे लैंग्वेज को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाता। इसमें क्या है कि क्षेत्रीय डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम भी तो पाई जा सकती है।
वर्तमान में जैसे वो जो कार्य करने के जो आवर्स के बारे में जो जानकारी दी गई, तो देखिएगा जैसे अमेरिका में जो काम करने के 1 वीक में जो काम करने के आवर्स है कितने 38, जबकि यहाँ 36 किसके है जापान में। इंडिया में कितना, इंडिया में कितना 44 44 घंटे हफ्ते में काम किया जाता है। ये तो कम है। यदि आप लोग देखेंगे ना, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले में देखिए 12 घंटे लोग एवरी डे एवरी टाइम काम करते। वहाँ मतलब लोगों को सैलरी मिलने की जो प्रॉब्लम रहती इतनी रहती ना कि वहाँ वो लोग पैसा कमा ही नहीं पाते, अपनी बेसिक नीड के पूरा करने में असमर्थ हो जाते दोस्तों लोग, राइट। तो ये था आत्म सुरक्षा। हिंदुस्तान लिखता है कि आत्म सुरक्षा के लिए तो देखा जाए जिसको बोला जाता है सुसाइड के लेवल पर देखा जाए वर्तमान सुसाइड की जो प्रॉब्लम है वो तो सही। सुसाइड की प्रॉब्लम ये देखा जाए तो वर्तमान में सुसाइड की प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है सुसाइड करना, पता है। दरअसल थोड़ी सी समस्या है उसको लेकर लोग सुसाइड कर लेते, लेकिन जो वर्तमान में रिपोर्ट डाटा पब्लिश किया गया कि भारत ही नहीं मतलब दुनिया भर में में जितने भी सुसाइड के दर में देखा जाए तो घटना है तो सुगत दर ये है कि वर्ल्ड में देखा जाए तो कितने परसेंट की गिरावट है, ये 40% की, जबकि एमपी में के साथ साथ ये इंडिया में कितने परसेंट की सुसाइड करने के दर में गिरावट आई है, कितने 31%। इसमें भी विशेष बात यह है कि देखा जाए तो महिलाओं के सुसाइड करने के आत्महत्या का जो दर है उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है उसमें ज़्यादा कमी सुधार हुए, मतलब कि ग्रेटर देन 2। अब मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के सुसाइड के जो दर है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। कितने साल में, 3 दशक में, 1990 के बाद वर्तमान तक देखा जाए। इसमें वर्तमान में भी देखा जाए तो सर्वाधिक सुसाइड के जो दर देखा जाए तो पता कहाँ होती है, उसमें देखा जाए एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए चाहे इंदौर हो, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगलौर हो। कोटा में देखा जाए तो इतने सुसाइड के दर देखा जाता है, मतलब लोग 15 साल के लड़के जाते हैं उतना सुसाइड के दर बढ़ती हैं। और क्या है, कंपटीशन इतना टफ हो जाता है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना चाहिए ना सुसाइड के मामले। तो ये एमपीपीएससी के मेंस में जो डायरेक्ट पेपर नंबर सेकंड में दिया है मतलब सोशोलॉजी में, तो सोशोलॉजी में ये एक चैप्टर आता है कि मतलब सुसाइड क्या है, सुसाइड के कारण क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन से उसमें स्टेप लिए जाते हैं। सुसाइड में क्या रहता है पता है, मतलब कि अपने ही द्वारा अपने जीवन की नैया पार को समाप्त कर लिया जाता लीला को। तो जीवन में प्रॉब्लम से भागना हर चीज़ की समस्या नहीं हो सकती ना, किसी भी समस्या से दूर भागना। मुझे तो लगता है जितना भी हम लोग प्रॉब्लम से पीछे भागें, दूर भागेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे दिमाग को खा लेंगी। इसलिए हमें क्या करना, हर सिचुएशन में ये होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे IST नड्डा भी है ना, तो उनका कहना है कि मतलब कि हम लोगों का मकसद ये रहता है कि हर सिचुएशन में अधिक से अधिक लोगों की मदद करने का रहता है कि सलूशन निकलना चाहिए। तो उसी प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर के देखा जाए तो यदि हर व्यक्ति, जैसे कल की घटना है, एक लड़की एमपीपीएससी की तैयारी, एमपीपीएससी मेंस का पेपर क्वालिफाई के इंटरव्यू तक गई और जाके कुआं में कूद के मर गई। छतरपुर की थी, उसका नाम था तिलक अनुरागी, छतरपुर की थी, यूट्यूब में पढ़ाती थी वो। हालांकि ये तक उसको मेंटल प्रॉब्लम पहले से चल रही, तो उसके जो परिजन बताते हैं कि परिजनों का कहना है कि इसका जो इलाज चल रहा था तो ग्वालियर से चल रहा था, लेकिन कुआं में कूदकर, हालांकि जब वो सामने, इसलिए आप कारण ये भी हो सकता है, हो सके उसके परिवार वालों का दबाव रहा कि शादी कर लो, कुछ भी हो सकता है ना। जीवन तो के सपने अलग हैं जबकि इस पारिवारिक दबाव अलग है। फिर भी हमें हर सिचुएशन में सलूशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सलूशन ही हमारे जीवन को आगे ले जाएगा, बेस्ट बनाएगा, राइट। जैसे प्राचीन इंडियन के कल्चर में पहले से देखा जाता है कि मतलब कोट के संघर्ष करने का भरा था, लेकिन वर्तमान में क्या है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर मतलब कि टॉलरेंस की पावर कम है। इसीलिए इथिक्स का पेपर डाला गया। इथिक्स का पेपर हमें बेहतर रूप से आना चाहिए, जिसमें बोला जाता है प्रशासनिक दक्षता में प्रशासनिक एलिमेंट। तो प्रशासनिक मूल में जैसे आ जाता तार्किकता, बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता, सत्यवादिता, ईमानदारी, राइट। संवेदनशीलता के मतलब ये रहता है कि कितना आप प्रोएक्टिव होकर प्रशासनिक अधिकारी मतलब किसी भी इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए कितना एक्टिव रहता, राइट। तो ये था सुसाइड का मामला।
जो राइटर बताते हैं कि जैसे एआई, तो एआई के बारे में देखा जाए तो एआई क्या है, एक प्रकार से प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, मानव बुद्धिमान के समान, मानव बुद्धिमत्ता के समान क्या करता, काम करता। हालांकि इन्हीं में से जब एआई रहता है तो इन्हीं में से एक आ जाएगा डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग आ जाए, डीप लर्निंग के बाद इसका अगला पार्ट हो जाएगा जिसको बोला जाता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बाद ये आ जाता है जिसको बोला जाता है एआई। अब एआई में आ जाएगा रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स के माध्यम से है कि हाँ, एआई का उपयोग करना मतलब लाजमी है, मतलब टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागा जा सकता, साइंस से दूर नहीं भागा जा सकता। लेकिन क्या है कि वर्तमान में चैलेंजेस ये हैं कि देखिएगा कि वर्तमान में जो एआई के मॉडल चलते हैं उपयोग करने के लिए, एक तो व्यावसायिक मॉडल चलता और दूसरा देखा जाए तो कल्चरल मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल चलता। अब जो ये कल्चरल वाला मॉडल है तो इसके माध्यम से है कि व्यावसायिक लेवल पर तो कहीं ना कहीं बिजनेस लेवल पर इसका प्रोफेशनल लेवल पर तो उपयोग किया जाना चाहिए, वो लाजमी सी बात है। लेकिन जब कल्चर लेवल पर एआई का उपयोग किया जाता तो जिसके माध्यम से क्या होगा कि यदि अलग अलग कल्चर को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं अनजस्टिफाई, मतलब कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, कहीं ना कहीं बायस जजमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इसी जैसे डीप फेक किसका उदाहरण है, कहीं ना कहीं डीप फेक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, किसका उदाहरण, ये उदाहरण है कल्चर मॉडल का। तो इसीलिए कंट्रोल एआई होना चाहिए। लेकिन 2025 में जो एआई समिट का जो सेलिब्रेट किया गया तो होस्ट किया गया तो किस कंट्री के द्वारा किया गया था, फ्रांस की, जो फ्रांस की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ फ्रांस इन पेरिस 2025 में होस्ट प्लेस का नाम था। जबकि 2024 में इसका होस्ट कंट्री का नाम क्या था, साउथ कोरिया। जबकि 2023 में होस्ट कंट्री का नाम क्या था, यूके, यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड ही था एक डिक्लेरेशन जिसका नाम था बेलेचिले डिक्लेरेशन, राइट। हालांकि जब फ्रांस में अभी 2025 में हुआ ना तो भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें जाके सेलिब्रेट किए। तो उसमें ये था कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एआई को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल लेवल पर मानक होना चाहिए। जब वैश्विक लेवल पर जब मानक बन जाएंगे तो अभी क्या है, इसमें अलग अलग एआई से रिलेटेड जो अलग अलग कंट्री के द्वारा अलग अलग रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन चलते। इसीलिए क्या होना, कम से कम मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ उनके लिए होना चाहिए ना कि एआई के द्वारा रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लेवल पर मानक होना चाहिए कि हाँ ये सही है, ये ट्रूथ है, ये अनट्रूथ है। अभी क्या है, एक कंट्री के द्वारा उसी चीज़ को उस फील्ड में देखा जाए तो बता दिए कि क्या ट्रूथ है, जबकि दूसरे कंट्री में उसी फील्ड में बोला नहीं ट्रूथ नहीं है, अनट्रूथ है, फेल बता दिया। मतलब कहीं ना कहीं मानक में कॉन्फ्लिक्ट मच जाता है ना। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, चैलेंजेस होना चाहिए। अब दूसरी बात ये बताता कि ये है कि मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को मतलब डिस्प्लेसमेंट करेगा बेरोज़गारी को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करने के साथ साथ मुझे लगता कि इसका उपयोग जैसे मतलब ऐसे कारों के लिए, ऐसे फील्ड में इसका उपयोग करना चाहिए जैसे कि मेडिसिन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जैसे कि स्पेस सेक्टर में करना चाहिए। और स्पेस सेक्टर के साथ साथ जैसे एग्रीकल्चर में उपयोग करना चाहिए, इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, सीबेस सिस्टम ट्रीटमेंट प्लांट में सोल्यूशन उसका नहीं बिल्कुल हो सकता, जो हाथ से मैला उठाने के काम करते। और डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका उपयोग करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का उपयोग करने के साथ जैसे करप्शन का मैनेजमेंट करने में इसका उपयोग सबसे बेहतर होना चाहिए। जैसे एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए, नेतागिरी के द्वारा जब अपना सियासी दंगा नहीं चलाते, सियासी दंगा के माध्यम से क्या करते कि कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं अपना एजेंडा पूरा करते हैं। तो उनमें भी तो इसका एआई का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब डीप फेक के माध्यम से रहता है कि क्या है, किसी भी मतलब कि अनजस्टिफाई एक्ट डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देता है ना, कौन, डीप फेक, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आप दिस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।